अध्याय 2 सर पर दौड़ता बैल। वांग दाहू लियू यानयुन को वापस भीतरी कमरे में ले गया और उसके कपड़े फाड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सका। ये कहना पड़ा कि इस महिला का शरीर वास्तव में बहुत गर्म था, जिससे वांग दाहू का पूरा शरीर बुरी लपटों से जलने लगा। हालांकि जैसे ही वह कार्रवाई करने वाला था, अंदर के कमरे का दरवाजा जोर से लात मारकर खोल दिया गया। मूर्ख किन्यून, जो पहले भी उससे पिट चुका था, उसे गुस्से से घूर रहा था। वांग दाहू अचानक चौंक गया। उसे हमेशा लगता था कि यह मूर्ख पहले से थोड़ा अलग है। इस समय उसने वास्तव में किन्यू की आंखों से एक बर्फीली ठंडी हत्या की मंशा महसूस की, और इस हत्या की मंशा ने वास्तव में उसके दिल में डर का एहसास कराया। भ्रम ही होगा। मैं मूर्ख से क्यों डरूंगा? वांग दाहू शर्मिंदा और क्रोधित था। उसने तुरंत किन्यून पर चिल्लाया, छोटे कमीने, चले जाओ। मुझे मत बताना कि मैंने अभी पर्याप्त पिटाई नहीं की। युन ए किन्यू को भागते हुए देखकर लियू यानयू भी चौंक गई। इससे पहले किन्यू को वांग दाहू ने जमीन पर पटक दिया था और वह छटपटाती रही। वह अभी भी बहुत चिंतित थी, लेकिन अब जबकि किन्यू सुरक्षित और स्वस्थ थी, उसने राहत की सांस ली। हालांकि वह जानती थी कि किन्यू का जल्दबाजी में आना निश्चित रूप से वांग दाहू के अच्छे भाग्य को बर्बाद कर देगा। वांग दाहू के चरित्र के अनुसार वह निश्चित रूप से किन्यू को फिर से पीटेगा। ये कुछ ऐसा था जिसे वह बहुत ज्यादा नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से किन्यू पर चिल्लाया, जल्दी से चले जाओ, अंदर मत आना। किन्यू ने लियू यानयुन की चिंतित आंखों को देखा और उसका दिल तुरंत गर्म हो गया। हालांकि जब उसने देखा कि लियू यानयुन के शरीर पर कपड़े पहले ही वांग दाहू द्वारा फाड़ दिए गए थे, तो उसकी आंखों में एक तीव्र क्रोध फूट पड़ा। वांग दाहू की ओर उसकी निगाहें पहले से ही हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो भी तुम नहीं जाओगे। क्या तुम पिटना चाहते हो? वांग दाहू गुस्से से चिल्लाया और फिर उसने अपनी आस्तीन लहराई और किन्यून की ओर चला गया। उसकी आंखों के सामने जो मूर्ख था, उससे वह बहुत दुखी था। उसे आज उसे सबक सिखाना था। भागो! लियू यानयुन ने जल्दी से उस पर चिल्लाया। हालांकि किन्यू ने यह नहीं सुना और वह दरवाजे पर अचंभित होकर खड़ा रहा। वांग दाहू अपने चेहरे पर एक भयावह मुस्कान के साथ किन्यून के सामने चला गया। वह चाहता था कि यह मूर्ख जान जाए कि भय क्या होता है। हा मूर्ख, भाड़ में जाओ! वांग दाहू जोर से हंसा और सीधे किन्यून के सिर पर मुक्का मारा। हालांकि दूसरी तरफ बैठा मूर्ख अभी भी उसकी मुट्ठी के प्रति उदासीन होकर उसे घूर रहा था। क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं है? चूंकि तुम मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वांग दाहू के चेहरे पर मुस्कान और भी भयंकर हो गई। यह मुक्का बिना किसी रोक टोक के किन्यून के सिर पर लगा। वांग दाहू के हमले को देखकर लियू यानयुन तुरंत बुरी तरह डर गई। वह हताश होकर वांग दाहू की ओर दौड़ा। वह वांग दाहू की बांह को पकड़ना चाहता था और उसके मुक्के को रोकना चाहता था। हालांकि वांग दाहू का मुक्का इतना तेज था कि लियू यानयुन को उसे रोकने का समय नहीं मिला। ये देखकर कि यह क्रूर मुक्का किन्यू के सिर पर लगने वाला था, इस महत्वपूर्ण क्षण में किन्यू वास्तव में आगे बढ़ी। किन्यून ने अपने शरीर को थोड़ा झुकाया और कुशलता से वांग दाहू के मुक्के को चकमा दिया, जो 1000 जून जितना भारी था। अरे! वांग दाहू का हमला चूक गया और वह कुछ हद तक चौंक गया। उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया और एक और हमला करना चाहा। हालांकि किन्यू उसे फिर से हमला करने का मौका कैसे दे सकता था, इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि वांग दाहू हवा में उतरा था, उसका शरीर अस्थिर था। किन्यून ने बिजली की गति से अपने पीछे से तैयार किया हुआ रसोई का चाकू निकाला और निर्दयतापूर्वक वांग दाहू की गर्दन पर वार कर दिया। किन्यून लापरवाह व्यक्ति नहीं था। इसके विपरीत, वह जितना क्रोधित होता था, उसका दिल उतना ही शांत होता था। यही वह सबक था जो उस घटना ने उसे तब सिखाया था। वांग दाहू पहले ही मार्शल आर्ट्स के प्रथम स्वर तक पहुंच चुका था। हालांकि उसके पास बहुत समृद्ध युद्ध अनुभव था, लेकिन उसके वर्तमान शरीर में साधना का एक भी निशान नहीं था। वह वांग दाहू का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? इसलिए उसे वांग दाहू को अपने दुश्मन को कम आंकने देना था। उसे यह सोचना था कि वह एक मूर्ख है और फिर उसे घातक झटका देने का अवसर जब्त करना था। पुची! चाकू उसके शरीर में घुस गया और खून बहने लगा। तू वांग दाहू की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं जब उसने अपने सामने रसोई का चाकू पकड़े हुए मूर्ख को देखा। हालांकि वह बिना सांस लिए केवल अपना गुस्सा निकाल सकता था। उसने अपना मुंह चौड़ा किया और अवाक रह गया। केवल इस क्षण ही उसे पता चला कि उसके सामने खड़ा मूर्ख अब वह मूर्ख नहीं था जिसे उसने पहले कुचला था। लेकिन जब तक उसे इसका पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वांग दाहू की लाश गिर गई और वह दुख में मर गया। तुम्हें मेरी बहन के बारे में कोई बुरा विचार नहीं रखना चाहिए था। किन्यून ने एक एक शब्द कहा और पानी जैसी ठंडी आंखों से जमीन पर पड़ी लाश को देखा। लियू यानयुन इस बेहद चौंकाने वाले दृश्य को देखकर अचंभित रह गई। वह पूरी तरह से स्तब्ध थी। एक क्षण पहले उसने सोचा था कि किन्यू वांग दाहू द्वारा घायल हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने किन्यू को वांग दाहू को मारते हुए देखा, जिससे वह अपना सिर घुमाने में असमर्थ हो गई। पोटोंग! ध्वनि के साथ किन्यून अचानक लियू यानयुन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। लियू यानयुन, जो पहले से ही स्तब्ध थी, को देखते हुए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, बहन! जब लियू यानयुन ने यह सुना, तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। अपने छोटे भाई को देखते हुए, जो उसके सामने घुटनों के बल बैठा था और उसके साथ 6 साल बिता चुका था, उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसने अपना मुंह ढक लिया और सिसकियां लेने लगी। इस समय किन्यून की आंखें अतुलनीय रूप से स्पष्ट थीं। यह एक ऐसी नजर थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तुमने अभी अभी मुझे क्या पुकारा? लियू यानयुन ने उत्साह से पूछा। उसने अपने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए, किन्यू के गाल को छूना चाहती थी, लेकिन वह पीछे हट गई जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसे डर था कि अगर उसने उसे छुआ, तो उसे पता चलेगा कि सब कुछ एक सपना था। बहन, मुझे होश आ गया है। मुझे याद है कि मैं कौन हूँ।
आपने 6 साल तक मेरी देखभाल की है, इसलिए आप मेरी बहन हैं। किन यू ने भी उत्साह में आंसू बहाए। उसके सामने खड़ी यह अपरिचित महिला जब उसे गोद ले रही थी, तब वह मात्र 14 वर्ष की थी, लेकिन उसने पूरे 6 वर्षों तक उसे अपने हाथों से पाला था। बहन, क्या ये सपना नहीं है? बहन, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, मैं तुम्हारा यून रहूँ। लियू यानयुन ने किन यून को पूरी ताकत से गले लगाया। उसका चेहरा आंसुओं और मुस्कुराहटों से भरा हुआ था। वह अवर्णनीय रूप से उत्साहित थी। वह इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसे नहीं पता था कि वह कब से इसका इंतजार कर रही थी। जब किन यून ने अपनी बहन को फोन किया, तो उसे लगा कि इन सालों की सारी कड़वाहट इसके लायक थी। किन यून लियू यानयुन की बाहों में लिपट गया। एक गर्माहट जो उसने लंबे समय से नहीं देखी थी, तुरंत किन यून के पूरे शरीर में बह गई और किन यून के शरीर के सबसे गहरे हिस्से में जमी बर्फ पिघल गई। इस समय किन यून ने कसम खाई कि वह इस महिला को भविष्य में कभी कोई नुकसान नहीं होने देगा। वह उसे जीवन भर सुरक्षित रखना चाहता था। ठीक इसी तरह किन यून और उसके भाई बहन, जो खून के रिश्ते से संबंधित नहीं थे, अलग होने से पहले लंबे समय तक एक दूसरे को गले लगाते रहे। उसके बाद लियू यानयुन ने सीधे मधुशाला बंद कर दी और किन यू के पुनर्जन्म का जश्न मनाने के लिए उसके लिए उसका पसंदीदा ब्रेस्ड पोर्क बनाया। जहां तक वांग दाहू की लाश का सवाल है, किन यू ने रात का फायदा उठाकर उसे जंगल में खींचकर दफना दिया। बेशक वह जानता था कि देर सवेर इसका पता चल ही जाएगा, और एक बार इसका पता चल गया तो उन्हें विनाश की विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। रात के खाने के बाद किन यून ने देर रात तक लियू यानयुन के साथ बातचीत की। तभी उसने अपने दिल में उत्साह को दबा लिया और अकेले पिछवाड़े में चला गया। किन यून ने आकाश में तारों को देखा और उसके दिल में एक जटिल भावना उमड़ पड़ी। तारों भरे आसमान के पीछे अमर आयाम था और वहां एक विशालकाय था, महान किन अमर राजवंश, जिसने पूरे अमर आयाम पर शासन किया। वह उसका अतीत का घर था। घर। किन यून ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान प्रकट की। उसका असली घर यही था, यह मिस्टी क्लाउड टैवन। और उस परिवार में सिर्फ पाखंड, ठंडापन और कुरूपता थी। हर कोई मुखौटा पहने हुए था। मुखौटे के नीचे नुकीले दांतों वाला एक क्रूर चेहरा था। परिवार में कोई स्नेह नहीं था। शायद ये बहुत ऊपर था और इसमें असीम शक्ति थी, जो पूरे अमर क्षेत्र पर शासन कर रही थी। लेकिन किन्यू की नज़र में यह एक विशाल बर्फीला नरक था। एकमात्र माँ जिसने उसे अपना दिल दिया था, उसे उसके निर्दयी पिता ने अनंत रसातल से निकाल दिया था और यातनाएं दी थीं। ये सोचते ही किन्यून के हृदय में भयंकर शत्रुता उमड़ पड़ी। दाकिन अमर राजवंश, आपके अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि आप पहले से ही क्षय हो चुके हैं, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से आपको नष्ट करने दें। इस समय किन यू ने खून की शपथ ली। वह महान किन अमर राजवंश को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था, जो सैकड़ों हजारों वर्षों से अपने बलबूते पर खड़ा था, ताकि जिन लोगों ने उसका सब कुछ छीन लिया था, उन्हें खून की कीमत चुकानी पड़े। अमर आयाम के वे लोग जो अपने हृदय में ऊंचे और घृणित हैं, वे हमेशा के लिए नरक में गिरें। आज से मैं किन यू फिर से साधना शुरू कर दूंगी। तो क्या हुआ अगर मैं कैस इमोर्टल बोन खो दूं? जब मैं फिर से अमर दुनिया में कदम रखूंगी, तो यह आपके महान किन अमर राजवंश का विनाश होगा। किन यून ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और उसकी आंखें तीव्र लड़ाई के इरादे से भरी हुई थीं। इस समय उसके आंतरिक युद्ध का खून पूरी तरह से प्रज्वलित हो गया था और उसकी लड़ाकू भावना क्रोध से भर गई थी। वह दुनिया को यह बताना चाहता था कि उसने किन यून को जो कुछ भी दिया था, उसे वापस करना होगा। वह इस संसार को कत्लेआम के साथ वापस लौटना चाहता था।